नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात क्या करेंगे? आज हम बात करेंगे कि ईरान के सामने अब कौन कौन से विकल्प हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हुआ क्या है, कैसे ईरान पर हमला हुआ है, कैसे उसकी 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ है, कैसे B-2 बमर का इस्तेमाल किया गया, GBU-57 बमों का इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा टॉम हॉक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। कौन कौन से परमाणु ठिकानों पर हमले हुए हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा परमाणु ठिकाना फोर्डो था। फोर्डो कैसे एक अभेद्य चुनौती बन गया था अमेरिका और इजराइल के लिए, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा नतांज, ये भी एक परमाणु ठिकाना था जहां पर यूरेनियम का संवर्धन हो रहा था। और इसके अलावा इस्फाहान, क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म हो गया है या कई दशक पीछे चला गया है? कई दशक पीछे जाने की इसकी बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि जिस तरह के बमों का इस्तेमाल इस पूरी की पूरी स्ट्राइक में हुआ है, उसकी कैपेबिलिटी पर किसी को भी कोई संदेह नहीं है। हालांकि ईरान और रशिया दोनों ने कहा है कि इससे उनके परमाणु क्षमता या परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन ऑन द फेस वैल्यू इसको माना नहीं जा सकता। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अमेरिका का इस जंग में कूदना क्यों जरूरी था। दरअसल इजराइल लगातार 10 दिनों से स्ट्राइक कर रहा था और बदले में इजराइल के ऊपर भी जबरदस्त स्ट्राइक ईरान कर रहा था। शायद इजराइल ने सोची नहीं होगी ऐसी स्ट्राइक ईरान कर रहा था, जिसके चलते नेतन्याहू भी सांसद में थे, नेतन्याहू भी मुश्किल में थे और नेतन्याहू ने ट्रंप को कन्विंस करने की कोशिश की। उन्होंने ट्रंप को समझाया कि यही वक्त है और सही वक्त है, ऐसा ही वक्त चाहिए हमें जब हम उनके परमाणु ठिकानों पर हमला कर दें। अब नेतन्याहू ने ट्रंप को क्या समझाया? नेतन्याहू ने ट्रंप को 3 बातें समझाई कि इस जंग का गोल क्या होना चाहिए। इस जंग के 3 गोल उन्होंने तय किए। पहला गोल क्या था? पहला गोल ये था कि जिससे भी जिन ठिकानों से परमाणु हथियारों को बनाया जा सकता है, उनको पूरी तरह से तबाह कर देना। इसीलिए B-2 बमर का इस्तेमाल हुआ, टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। इसके चलते फोर्डो, नतांज और इस्फाहान, इन तीनों जगहों पर भयानक हमले किए गए और यह माना जा रहा है कि इन तीनों जगहों पर परमाणु संवर्धन केंद्रों पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। फोटो का मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली चीज क्या थी? सबसे पहले वॉर का गोल क्या था? क्या चाहता था इजराइल और क्या चाहता था अमेरिका? कि उसके परमाणु संवर्धन के जितने भी केंद्र हैं, उनके परमाणु हथियारों को डेवलप कर लेने के जितने भी केंद्र हैं, जो मुख्यतः 3 थे, उनको पूरी तरह से नष्ट कर देना। दूसरा वो क्या चाहता था? दूसरा वो चाहता था कि उसकी जितनी भी सैन्य क्षमता है उसका एक्सट्रीम इस्तेमाल हो जाए, यानी उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें खत्म हो जाए, आगे वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना पाए और उसकी मिलिट्री बेसिस को तबाह करना। ये काम इजराइल लगातार कर रहा है। तो दूसरा गोल, पहला गोल क्या था? परमाणु इलाकों और परमाणु संवर्धन की चीजों को खत्म करना। दूसरा क्या था? उसकी सैन्य क्षमता को कम करना, उसकी सैन्य क्षमता को खत्म करना या उसकी सैन्य क्षमता को ऐसा बना देना जिसके बाद वो किसी पर हमला करने की स्थिति में न रहे। क्या पूरा ऐसा करना संभव है? पूरा तो संभव नहीं है, कुछ हद तक संभव है, जिसको करने की इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है। और तीसरा और सबसे बड़ा, आपको पता है इजराइल के अंदर जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं, चाहे वो हुजी हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो। हमास के लोगों को तो ईरान के लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं, जिन लोगों ने 7 अक्टूबर 2023 को एक भयानक हमला किया था। और ये हमला किस पर हुआ था? ये हमला हुआ था इजराइल की धरती पर, जिसके बाद गाजा और इजराइल के बीच लगातार जंग जारी थी। तो तीसरा उनका सबसे बड़ा ये था कि आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान से पूरी तरह से खत्म किया जाए। अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये उसी तरह की सिचुएशन आ गई ना, जैसे भारत कहता है कि हमको भी आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान है उसके अंदर तबाह करना है और हमने भी इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। वैसे ही ये ऑपरेशन इजराइल ने चलाया है, लेकिन इजराइल का पहला मकसद है उसके परमाणु ठिकानों का खात्मा करना। जब इजराइल को लगा कि B-2 बमर्स के बिना और GBU-57 बमों के बिना हम फोर्डो को नहीं तबाह कर सकते, हम नतांज को नहीं तबाह कर सकते, हम इस्फाहान को नहीं तबाह कर सकते, तब नेतन्याहू ने
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। वही डोनाल्ड ट्रंप है जिनको लग रहा था कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा क्योंकि पाकिस्तान उनको उसके लिए नॉमिनेट कर रहा था, लेकिन ईरान को धता बता देने या ईरान को पीट देने का मकसद उनके मन में बहुत पहले से था। वो कह रहे थे कि ईरान हमारे साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, और जैसे ही 60 दिन पूरे हुए नेतन्याहू ने हमला कर दिया, और नेतन्याहू ने इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को समझाया कि देखिए, अगर आपने ईरान के ऊपर काउंटर अटैक नहीं किया, यानी अमेरिका ने नहीं किया, तो इजराइल मुश्किल में पड़ सकता है। ऐसी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप आए, वो पहले G7 की बैठक से गए, ऐसा लग रहा था कि उसी दिन B2 बमर का इस्तेमाल करके अमेरिका जो है ईरान के इन परमाणु ठिकानों को तबाह कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त लिया, लेकिन 2 दिन के अंदर ही एक सरप्राइज एलिमेंट रखते हुए एक तगड़ा हमला किया B2 बमर और GBU-57 बम की सहायता से, जिसके बाद जो है ये तीनों परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए गए। अब इजराइल का कहना है कि उन्होंने जो 3 गोल बनाए थे उसके वो काफ़ी करीब हैं। ये 3 गोल मैंने आपको बताया, ये 3 गोल थे उनके परमाणु क्षमता को नष्ट करना। दूसरा गोल क्या था? दूसरा गोल ये था कि उनकी सैन्य क्षमता को कमतर करना, और तीसरा गोल क्या था? आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर खत्म करना। ये इसके बेहद करीब है। लेकिन अब सवाल उठता है, ईरान पर अमेरिका ने इतना बड़ा हमला कर दिया है, ईरान के इस हमले के बाद क्या ईरान के पास क्या क्या विकल्प हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा। 4 विकल्प ईरान के पास बचते हैं। ईरान क्या सरेंडर कर देगा? ईरानी कौम जिस तरह की और जिस तरह के प्रदर्शन तेहरान की सड़कों पर कल और आज में देखे जा रहे हैं, उसको कहने के बाद मैं कह सकता हूं कि ईरान सरेंडर करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या डिप्लोमेसी चलेगी? कल भारत के प्रधानमंत्री ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की है, और उनका यही कहना है कि डी वर्ड से ही, डिप्लोमेसी और डायलॉग, डी वर्ड से ही इस समस्या का समाधान निकल सकता है। क्या ट्रैक 2 की कोई डिप्लोमेसी चल रही है? बिल्कुल चल रही है। उसके बारे में भी बात करूंगा, ईरान के विकल्प के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए फोर्डो कैसा बना हुआ है। फोर्डो कैसा परमाणु संयंत्र था जिसको तबाह करने के लिए पूरे के पूरे B2 बमर्स लग गए, वो भी 12, और इसके अलावा टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल भी इस्फा के अंदर किया गया है। अब फोर्डो क्या है? फोर्डो एक ऐसी जगह है जो जमीन के 300 फीट नीचे है। 300 फीट नीचे आप समझते हैं, ये जो परमाणु संवर्धन का केंद्र था जिसमें ईरानी वैज्ञानिक थे, रशियन वैज्ञानिक थे, ये 300 फीट नीचे जो यूरेनियम संवर्धन है उसका काम कर रहे थे। जब 90% यूरेनियम का संवर्धन हो जाता है, 90% तक उसकी क्वालिटी आ जाती है, उसके बाद इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बम के लिए किया जाता है। ऐसी खबरें थी कि 70 से 80% तक का काम हो चुका है, और ईरान कभी भी न्यूक्लियर बम बना सकता है। ईरान अगर न्यूक्लियर बम बनाता तो मिडिल ईस्ट में जो है वो होड़ लग जाती। एक ऐसा देश जो सक्रिय तौर पर आतंकवादियों का इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खात्मे के लिए करता है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, अगर ऐसे देश के हाथ में परमाणु हथियार आ जाता तो ये कितना खतरनाक होता। इसीलिए ईरान, इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि ईरान को परमाणु बमों को डेवलप न करने दिया जाए। अब उन्होंने फोर्डो का ये जो परमाणु संयंत्र बनाया, ये B2 बमर को देखते हुए बनाया, ये देखते हुए बनाया कि B2 बमर जो है 200 फीट अंदर तक जाकर किसी भी टनल को या किसी भी अंडरग्राउंड संरचना को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। तो फोर्डो को 300 फीट नीचे बनाया गया। फोर्डो के पास से खबर ये भी आई कि कई थोड़ा सा यूरेनियम 40 और 50 ट्रकों से वहां से कहीं शिफ्ट किया गया, लेकिन ना तो इसका कोई कंफर्मेशन है, ना इसका कोई डिनायल है। IAEA और ईरान कह रहा है कि फोर्डो, नतांज और इस्पाह में किसी भी तरह का न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं हुआ है। ये अपने आप में क्या गुत्थी है, इसकी क्लैरिटी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन अमेरिका का क्या कहना है? जिस शब्द का इस्तेमाल किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ऑब्लिटरेट, OBLITERATE, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका जो अर्थ है वो ये है कि तबाह कर देना या ख़त्म कर देना। अमेरिका इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है कि उसने जो परमाणु संवर्धन के जो इलाके हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अब फोर्डो का किला इजराइल के लिए क्यों अभेद्य हो गया था, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। B2 बमर या ऐसे बम जो 200 फीट नीचे तक चले जाएं, इस तरह के बम ना तो इजराइल के पास हैं
और न ही दुनिया के किसी अन्य देश के पास। यानी ये काम अगर कोई कर सकता था तो ये काम अमेरिका कर सकता था, और इसीलिए इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को बनाया। डोनाल्ड ट्रंप के मन में दबी हुई इच्छा और अमेरिका के मन में दबी हुई इच्छा कई सालों से थी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से तबाह किया जाए। जब मौसम बन गया, जब माहौल बन गया, जब मौका बन गया, जब दस्तूर बन गया, तो 2 दिन बाद ही सरप्राइज एलिमेंट देते हुए 2 हफ्ते का वक्त मांगा डोनाल्ड ट्रंप ने, और 2 दिन बाद ही सरप्राइज एलिमेंट देते हुए B2 बमर से 12 बम गिराए। कौन से बम थे? ये MOPB इन्हें कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम GBU-57 भी है। अब 300 फीट नीचे है, आप समझिए, ये समझिए, ये पहाड़ी है, ये 300 फीट नीचे, इसके 300 फीट नीचे यहाँ पर परमाणु संवर्धन का काम चल रहा है। तो बम गिरता है यहाँ पर बम गिरता है। बम में जो चारों तरफ है कटर लगे होते हैं, वो कटर पहाड़ी को भेदते हैं। पहाड़ी को भेदते हुए वो कटर नीचे जाते हैं, और उसके बाद नीचे जाने के बाद वो ब्लास्ट करते हैं ताकि अंदर का अंदर पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाए। अब अमेरिका ने यहाँ पर क्या किया, इस बात की भी बड़ी चर्चा थी कि क्या इन बमों की सहायता से 300 फीट नीचे फोर्डो को नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये बम तो सिर्फ 200 फीट जा सकते हैं। इसीलिए मल्टीपल बमों का इस्तेमाल हुआ। एक बम नीचे गया, उसने कटर से पहाड़ी को काटा, पहाड़ी से काटने के बाद वो 200 फीट नीचे जाके ब्लास्ट होता है, तबाही मचाता है। उसके बाद ही दूसरा बम जाता है, और जब दूसरा बम जाता है तो वो भी लगभग 200 से अगर वो 100 फीट नीचे तक भी जाता है तो फोर्डो में तबाही का अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी तक आपको पता है ईरान एक क्लोज नेशन है, वहां पर इस्लामिक शासन है, एक तरह से तानाशाही है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वैसे ईरान के अंदर इलेक्शन होते हैं, ईरान के राष्ट्रपति हैं पेशकियन, जिनसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी की है और कहा है कि स्थिरता और शांति के लिए संवाद बेहद जरूरी है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे भारत को कि भारत किसी के साथ नहीं खड़ा हुआ है, ईरान के साथ उसको दिखाई देना चाहिए, तो भारत ने अपने रोल को बड़े क्वाइटली, बड़े सामान्य ढंग से ज़्यादा इधर उधर न करते हुए डिफाइन कर दिया है। तो इस तरीके से फोर्डो को तबाह किया गया, बूम, तबाह। और इसी तरह से नतांज को भी तबाह किया गया, इसी तरह से इस्पाह को भी तबाह किया गया, और ये काम सिर्फ अमेरिका कर सकता था। लिहाजा अमेरिका जंग में कूद चुका है। अब ईरान क्या करेगा? ईरान के पास 2 विकल्प है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध है वो तो लगातार जारी है। ईरान जो है अब इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, वहीं इजराइल जो है उनके जहां जहां से उनकी मिसाइलें आ रही हैं उन मिलिट्री बेसिस को निशाना बना रहा है। इजराइल ने कई सारी मिलिट्री बेसिस को नुकसान पहुंचाया है, इजराइल ने कई सारी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है। और इस बीच मैं ये नहीं कहूँगा कि इजराइल के अंदर जो है तबाही नहीं देखी जा रही है, इजराइल के अंदर भी तबाही देखी जा रही है। पहली बार ऐसा महसूस किया जा रहा है कि उनका जो शेल्टर है मिसाइलों से बचने के लिए, आयरन डोम, वो 100% इफिशियंसी के साथ काम करता हुआ नहीं दे रहा है, क्योंकि इतनी सारी मिसाइलें आ रही है कि वो उसके सिस्टम को भेद कर जाती है, जिसके चलते ईरान के अंदर भी कैजुअलिटी देखी गई है। ये कैजुअलिटी इजराइल के अंदर भी है और ईरान के अंदर भी देखी जा रही है, क्योंकि इजराइल का जो आयरन डोम है वो 100% इफिशियंसी से काम नहीं कर रहा है। अब हालात हमें किस ओर ले जा रहे हैं? अब हालात इस ओर ले जा रहे हैं, क्या दोनों के बीच कोई डायलॉग होगा? अब सबसे बड़ी खबर जिस पर आज सबकी निगाहें लगी हुई हैं वो है चीन और रूस का रुख। चीन और रूस का रुख बयानों में तो बहुत अच्छा है, वो ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या मिलिट्री रूप से वो सपोर्ट कर पाएंगे ईरान का, जिसकी संभावना बेहद कम दिखाई देती है। कारण क्या है? हालांकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कल कहा था कि अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है ईरान को दे सकते हैं, लेकिन बोल देना और कर देना इसमें बहुत अंतर होता है। बमों की बात यहाँ पर हो रही है, बयानों की नहीं। तो आपको समझना होगा कि रूस और चीन इस युद्ध को बयानों से लड़ना चाहते हैं, जो अब संभव नहीं है। रूस पहले से ही यूक्रेन जंग के अंदर फंसा हुआ है। क्या ईरान का सपोर्ट करके वो अमेरिका के साथ एक नया मोर्चा खोल देगा? इसकी संभावना बेहद कम नजर आती है। चीन मेंटल सपोर्ट देगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, फिजिकल सपोर्ट देगा, इसके अलावा हथियारों का सपोर्ट देगा, और साथ ही साथ ईरान के रीबिल्डिंग के लिए भी काम करेगा। लेकिन कोई एक्टिव वॉर के अंदर अमेरिका के खिलाफ वो सीधे जंग के अंदर कूद जाए, उससे पहले वो ये देखेगा कि चूंकि अमेरिका का ध्यान इस वक्त ईरान में केंद्रित है, तो वो क्यों ना कुछ अपनी जो ताइवान को लेकर या बाकी देशों को लेकर उसके मन में जो संदेह रहता है, उसके मन के अंदर जो विस्तारवाद की ललक रहती है, संदेह क्या कहूँ, विस्तारवाद की ललक कहना ज़्यादा होगा,
होगा उन पर वो क्या कर सकता है, मेरे हिसाब से चीन इसकी तरफ ध्यान देगा। ऐसे में ईरान को पास क्या क्या विकल्प हैं? मेरे हिसाब से ईरान के पास 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों की बात मैं करूंगा आपसे। आपको पता है जब से ये जंग शुरू हुई ईरान वर्सेस इजराइल, उससे पहले 60 दिनों तक ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी। अमेरिका ने एक परमाणु ड्राफ्ट दिया था जिसके ऊपर ईरान को सिग्नेचर करना था। 60 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन 60 दिन तक ईरान ने उस परमाणु ड्राफ्ट पर या परमाणु समझौते पर अमेरिका के कहने पर हस्ताक्षर नहीं किए। उसके बाद 61वें दिन नेतन्याहू ने क्या किया? नेतन्याहू ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर, और उसके बाद वो अमेरिका को कन्विंस करके ले गए और अमेरिका ने फोर्डो, नतांज और इस्पाह के जो परमाणु केंद्र उनके थे वो पूरे तरह से तबाह कर दिए। अब ऐसे में ईरान के ऊपर और दबाव है कि वो बातचीत करे। बातचीत उसकी ट्रैक 2 के अंदर चल रही है। आज उनके रूसी राष्ट्रपति से भी ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात है। क्या रूस उनको कहेगा कि इस जंग को आगे ले जाओ, या रूस इस मामले में कहेगा कि बातचीत की टेबल पर बैठो? रूस इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जो दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है वो भारत है, क्योंकि भारत इजराइल और ईरान दोनों से सेम पेज पर बात कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर सकते हैं, वहीं ईरान के राष्ट्रपति से वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो रशिया भी एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन रशिया क्या ईरान को शांत रहने के लिए कहेगा? भले से वो युद्ध में उसकी सक्रिय मदद ना करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ईरान को शांत रहने के लिए कहेगा। वो चाहेगा कि ईरान अमेरिका पर हमला करे और अमेरिका पर हमला करके जो है वो ये कहे कि हमारी संप्रभुता को अगर चुनौती दी गई है तो हम इसका माकूल जवाब देंगे। क्या इसकी संभावना है? इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ईरान ने कहा है कि ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि अमेरिका को ऊपर किस तरीके से जो है हमला किया जाना है। तो पहली संभावना क्या है? टॉक्स की टेबल पर सभी देश बैठ जाएं। क्या ट्रैक 2 से इसके लिए कोशिश हो रही है? जी हाँ, ट्रैक 2 से इसके लिए कोशिश हो रही है। तब कोशिश जिनेवा के अंदर हुई थी, जिसके अंदर कोई भी देश जो है जिसके जब तक युद्ध के अंदर अमेरिका नहीं कूदा था, लेकिन अमेरिका के कूदने के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले उनकी मुलाकात अहम है। इसी मुलाकात के बाद ये तय होगा कि ईरान का स्केल और बाकी चीज इस युद्ध के लिए कैसे होंगी। तो सबसे पहला विकल्प ईरान के पास क्या है कि वो अमेरिका के ऊपर हमला कर दे, एक काउंटर अटैक करे। कैसे करे, कहां करे? क्या मिडिल ईस्ट की बेसिस में करे? क्या ईरान इसकी हिम्मत जुटा पाएगा, या ईरान बातचीत के टेबल पर वापस आना चाहेगा? तो एक प्रबल संभावना ये है। दूसरी प्रबल संभावना ये है कि ईरान जो है बातचीत की टेबल पर बैठ जाए और बातचीत की टेबल पर बैठने के बाद जो है वो परमाणु समझौते पर आगे क्या करना है इसके लिए काम करे, इसके लिए आगे की स्ट्रैटेजी बनाए। तो क्या बातचीत से इसका कोई हल निकल सकता है? मुझे इस बात की संभावना बेहद प्रबल लगती है। तीसरा, ईरान और क्या कर सकता है? ईरान इस चीज़ का बदला लेने के लिए कि फोर्डो, नतांज और स्पाह में उनके परमाणु ठिकानों को तबाह किया गया है, वो रूस और चीन के साथ मिलकर अपने परमाणु हथियारों को बनाने का काम और तेज कर दे, या किसी भी देश से परमाणु हथियार हासिल करके, जैसे रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, उसके बाद वो ये कह दे कि देखिए हम भी परमाणु हथियार संपन्न हैं, लेकिन ये भी टकराव को बहुत आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा अगर जंग में बाकी देश कूद जाते हैं और ईरान अपनी ये जिद जारी रखता है तो फिर ये विश्व युद्ध के अंदर बदल जाएगा। और आप समझ सकते हैं, अगर एक तरफ ईरान हो गए, एक तरफ रशिया हो गए, एक तरफ चाइना हो गए, एक तरफ अमेरिका हो गया, एक तरफ इजराइल हो गया, तो किस तरीके का भयानक विश्व युद्ध आएगा। ऐसे में नाटो के देशों को भी विश्व युद्ध के अंदर कूदना पड़ेगा। यूरोपीय देश जो नाटो के सदस्य देश है उनको भी युद्ध के अंदर कूदना पड़ेगा, और इजराइल तो ऑलरेडी युद्ध के अंदर है। तो तब एक विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, और ये निसंदेह एक परमाणु विश्व युद्ध होगा। क्या चीज़ें यहाँ तक जाएंगी, या जो निगोशिएशंस है, या जो डायलॉग है, या डिप्लोमेसी है, वो अपना कोई रोल निभाएगी। और जो चौथी और प्रबल संभावना है जिसको मैं नहीं देख रहा हूँ एक संभावना के तौर पे, प्रबल संभावना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी इच्छा अमेरिका की भी है, ऐसी इच्छा इजराइल की भी है, क्योंकि ईरान के लोग हमेशा नारा लगाते हैं डेथ टू इजराइल एंड डेथ टू अमेरिका। जो अमेरिका और इजराइल का समूल नाश चाहते हैं, ऐसी रिजीम का अंत, या ऐसे अयतुल्ला अली खामेनेई के शासन का अंत, क्या ये इजराइल चाहता
है। पेंटागन इससे इनकार कर रहा है, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने जो है एक मीगा का पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया का, जिसके अंदर कहा गया है मेक ईरान ग्रेट अगेन। और ट्रंप का ये मानना है कि ईरान को ग्रेट तभी बनाया जा सकता है जब यहाँ पर एक प्रजातंत्र हो, जब यहाँ पर एक डेमोक्रेसी हो, जब यहाँ पर जो है धार्मिक शासन ना हो, मजहबी शासन ना हो। तो क्या ऐसा हो पाएगा? मुझे इसकी संभावना बेहद कम नज़र आती है, क्योंकि खमेनी जिनकी उम्र 86 साल हो चुकी है, वो अपने सक्सेसर्स में से 3 लोगों का नाम अनाउंस कर चुके हैं, जिनमें से एक को इस शासन पर बैठना है। और जहाँ तक मैं ईरानी कौम को समझता हूँ, ईरानी कौम में लड़ने का एक जज्बा होता है, उनमें शहादत का एक जज्बा होता है, वो किसी भी परिस्थिति से मुंह नहीं मोड़ते। तो मुझे इसकी संभावना बेहद कम लगती है। लेकिन इस संभावना पर कौन कौन काम कर रहा है? इजराइल भी काम कर रहा है, अमेरिका भी काम कर रहा है। क्या इतना इन्फ्लुएंस इस देश के अंदर उन लोगों का है? ये देखना समय की बात होगी, ये पता लगेगा तब जब ये युद्ध आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या फिलहाल में एकाएक ये युद्ध रुक जाएगा? मुझे इस बात की संभावना न के बराबर नज़र आती है। मुझे लगता है कि चाहे अपनी फेस सेविंग के लिए ईरान अमेरिका पर कोई ना कोई छोटा या बड़ा हमला, या इजराइल पर उसके बड़े हमले और जारी रह सकते हैं, जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट में ये दिक्कतें और बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। एकाएक समाधान की गुंजाइश मुझे थोड़ी कम नज़र आ रही है।